गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से हम देखेंगे 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज और 73rd अमेंडमेंट या पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992। पंचायती राज पर आने से पहले थोड़ा एक आपको बैकग्राउंड भी बता दें, क्योंकि अचानक हमारे यहाँ 92 से पंचायती राज नहीं आ गया और आपके आईएएस के सिलेबस में तो पंचायती राज नहीं लिखा गया है, लेकिन उसमें ये लिखा गया है कि संघ के स्तर पर शासन का विकेंद्रीकरण, यानी किस तरीके से शासन का विकेंद्रीकरण है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर है। तो शासन का विकेंद्रीकरण कहो, पंचायती राज कहो, ग्राम आधारित शासन कहो, या आप कहोगी स्थानीय स्वशासन, कई नाम है पंचायती राज के। तो दोस्तों 92 के पहले जरा सिलसिला देखें कि पंचायती राज कैसे शुरू हुआ पंचायत। और सवाल ये है कि अगर भारत गांवों का देश है तो भारत में पंचायती राज आने में इतना देर कैसे हुआ। नाम ही पड़ा पंचायती यानी 5, तो आप कई बार कहते हो तो हम पंचायती कर रहे हैं, हम पंचायत में है। यानी हमारे यहाँ परंपरागत ग्रामीण व्यवस्था में सरपंच का बड़ा महत्व था। तो सरपंच का मतलब है कि 5 जो वरिष्ठ गांव के लोग होते हैं वो गांव के सारे विवादों का समाधान आपस में बैठकर मिलजुल कर बड़ी आसानी से कर लेते थे। इसी को कहा गया पंच प्रधान की व्यवस्था, सरपंच की व्यवस्था। अब जो ध्यान देने की बात है कि जो 5 प्रधान की व्यवस्था थी, आप देखोगे कि हमारे यहाँ ग्रामीण व्यवस्था का बड़ा आधार थी। और जब अंग्रेजों ने हमारे यहाँ शासन प्रणाली अपनाई तो दोस्तों इस ग्रामीण व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, हमारे यहाँ विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। देखो अंग्रेजों का शासन बड़ा केंद्रीकरण पर था और अंग्रेजों के ज़माने के जेलर, जिसे स्टील फ्रेम ब्यूरोक्रेसी कहा जाता था, तो अंग्रेजों का ट्रेडमार्क था। इस स्टील फ्रेम ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, मतलब स्टील फ्रेम का मतलब आप समझ सकते हो, बड़ी कठोर, जो लचीली ना हो। इस स्टील फ्रेम नौकरशाही के द्वारा, सिविल सेवा के द्वारा अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। अब जो दिलचस्प मुद्दा ये है कि जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया तो उन्होंने भारत की परंपराओं को समझा नहीं है। पंचायती राज उनके लिए बिल्कुल सिफर व्यवस्था थी, पंचायती राज को उन्होंने महत्व दिया ही नहीं। इसलिए जब भारत आज़ाद हुआ और गांधी बाबा चाहते थे, बल्कि अंग्रेज तो एक नया शासन लेकर आए जिसे हम संसदीय शासन कहते हैं, वो भारत में अंग्रेजों ने तो दिया। अंग्रेजों का ही शासन तो संसदीय है और महात्मा गांधी ने शुरू से देख लिया था कि संसदीय शासन बड़ी समस्या है। देखो दोस्तों, संसद की समस्या क्या है? संसद की समस्या है कि पूरे हिंदुस्तान का एक संसद होगी, पूरे हिंदुस्तान की एक संसद होगी, नई दिल्ली राजधानी होगी। अब सवाल है कि संसद ही विधि का निर्माण करेगी, इसका मतलब संसद विधि का निर्माण करेगी राज्यों के लिए, संसद विधि का निर्माण करेगी जनपद के लिए, और संसद विधि का निर्माण करेगी गाँव के लिए। यानी गाँव का प्रशासन ऊपर से रिश्ता हुआ आएगा, गांव का प्रशासन ऊपर से नियंत्रित होगा। अब ये सुनने में बड़ी अजीब सी बात लगती है। गांधी बाबा ने कहा ना, गांधी बाबा का शासन ऐसा नहीं होना चाहिए कि गांव के लोग ऊपर के रहमो करम पर बैठे हुए हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान गांव का देश है, ज़्यादा जनसंख्या गांव में है, तो गांव की प्राथमिकता दिल्ली में बैठे लोगों को कैसे पता है? तो क्या गांव को ऐसा मान लिया जाए कि दिल्ली में नीतियां बनेगी, दिल्ली में विधि बनेगी और गांव में केवल उन्हें क्रियान्वित किया जाएगा, ये व्यवस्था होगी? तब तो ठीक नहीं है। गांधी बाबा इसका उल्टा मानते थे। गांधी कहा करते थे सत्ता ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि सत्ता नीचे से ऊपर जानी चाहिए। गांव शासन के केंद्र होने चाहिए और गांव के लोग चयन करेंगे तालुका, ब्लॉक कह लो, तालुका, खंड, ये गुजराती भाषा का शब्द है। आपके यहाँ खंड होगा, ब्लॉक। तो गांव के लोग चयन करेंगे तालुका का, तालुका के लोग चयन करेंगे जनपद का, जनपद के लोग चयन करेंगे प्रांत का, और फिर पूरे भारत का निर्वाचन होगा। इसलिए दोस्तों, गांधी के पूरे शासन में पार्टी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और जरा सोच के देखिए, शासन सत्ता केंद्र में गांव होते, यानी आम जनता, गांव के लोग निर्वाचित करते कि हमारे तालुका के रिप्रेजेंटेटिव कौन है,
सारे हिंदुस्तानी सारे जनपद के तालुका के लोग चयन करते कि जनपद के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, उस प्रांत के सारे जनपद के लोग तय करते कि प्रांत में कौन होगा, और अब पूरे भारत के प्रांत के लोग मिलकर तय करते कि भारत में कौन शासन करेगा। अब इसमें पार्टी की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। और होता क्या कि गांव शासन शक्ति के मूल केंद्र बने रहते, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में तो अंग्रेजों का ये शासन था, यही चलता रहा। गांधी ने इसी मॉडल पे ऑब्जेक्शन हमेशा किया था। गांधी ने कहा था इसमें शक्ति का केंद्रीकरण होता है, इसमें शासन सत्ता का एक केंद्र है, इसमें पार्टी सिस्टम आएगा, इसमें नौकरशाही आएगी। इसे दोस्तों जब देश आज़ाद हुआ तो गांधी बाबा ने कहा भाई पहले सिविल सेवा खत्म करो। जब देश को आज़ादी मिली तो गांधी ने कहा पहले तो नौकरशाही भंग करो, नौकरशाही बेकार का इंस्टीट्यूशन है। अब जब देश को आज़ादी मिली तो उन्होंने कहा पहले कांग्रेस पार्टी भंग करो। अरे कांग्रेस पार्टी सेवा के लिए थी, सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं। इसको सेवा के संगठन के रूप में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों गांधीवादी दृष्टि स्वतंत्र भारत के लिए कितनी उपयोगी थी, इस बारे में विवाद आ गया, क्योंकि संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर बैठे थे। डॉक्टर अम्बेडकर गांधी के तरीके को नहीं मानते थे। डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें संसदीय शासन ठीक है, केंद्रीकरण होना चाहिए। सरदार पटेल से पूछा गया, सरदार पटेल ने कहा देखो भाई गांधी का तरीका खराब नहीं है, अच्छा है, लेकिन जो व्यवहारिक आवश्यकताएं थी, जो भारत के सामने समस्याएं थी, जब देश आज़ाद हुआ तो एक तरफ क्षेत्रीय विषमता थी, पाकिस्तान अपने आप में आक्रमण को आमादा था, पूर्वोत्तर में नागा उपद्रवी समस्या थी, कश्मीर की समस्या अलग थी। ऐसे भारत में गांधी के सपने से शासन को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था। और जरा सोच के देखिए 550 देसी रियासतों पर सरदार पटेल ने भारत में एक करा दिया, तब ये तो केवल नैतिकता के माध्यम से तो नहीं हुआ। उसके लिए पटेल ने साम दाम दंड भेद सारी तरीके की नीति अपनाई, और जो प्रशासन में आवश्यक होता है। इसलिए दोस्तों देखिए गांधी का सपना था, इसमें एक सच्चाई है, लेकिन बाकी लोग जो आपत्ति व्यक्त कर रहे थे उनको भी दरकिनार हम नहीं कर सकते। और हकीकत बात दुनिया में कोई एक विचार परफेक्ट होता ही नहीं। अगर हमें एक ही विचार परफेक्ट लग रहा है तो दोस्तों हमारे नज़रिए में ही कहीं खामी है। इसलिए हमें हर विचारों के अच्छे तत्व लेने को तैयार होना चाहिए। तो गांधी बाबा का ये विचार, अब ये हुआ कि संविधान जब निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा में गांधीवादी भी थे, डॉक्टर अम्बेडकर भी थे, श्री नारायण अग्रवाल, SN अग्रवाल गांधीवादी थे, संसदीय लोकतंत्र के समर्थक लोग थे, नेहरू जैसे लोग संसदीय लोकतंत्र की हिमायत करते थे। तो ये पता चला कि भाई देखो हम संविधान में, इसीलिए संविधान के निदेशक तत्व में पंचायती राज का आधार लिख दिया गया। संविधान के निदेशक तत्व में अनुच्छेद 40 में ये लिख दिया गया कि पंचायतों का स्वायत्त शासन के रूप में विकास किया जाएगा। जैसे जैसे सरकारें आगे बढ़ेंगी हम डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, विकेंद्रीकरण करेंगे। इसका मतलब संविधान सभा ने कहा गांधी बाबा का सपना स्वीकार किया जाएगा, लेकिन थोड़ा भी जो भारत की परिस्थितियां हैं, थोड़ा पहले घर ठीक ठाक तो कर लें। क्योंकि दोस्तों एक कहावत है, आंधी आवे बैठ गवावे, तो आज़ादी के बाद तो आंधी चल रही थी हमारे यहाँ, यानी आपातकाल था, प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी। और आप याद रखो दोस्तों भाई प्रतिकूल परिस्थिति हो पहले तो अपने आप को संभालो, आदर्श बाद में मिलेगा। तो ऐसा नहीं, गांधी को हमने इनकार कर दिया, हमने रखा कि भाई संसदीय शासन अपना रहे हैं, संघात्मक शासन अपना रहे हैं, और फिर उसके बाद हम गांधीवादी व्यवस्था को भी अपनाएंगे। अब उसके बाद आप देखो दोस्तों जब देश आज़ाद हुआ तो संसदीय शासन चला, और एक तरफ गाँव के विकास के लिए सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई। तो नहीं, एक तरफ नेहरू के 2 तरीके थे, एक तरफ तो पूरे देश के विकास के लिए भारी औद्योगिकरण की नीति पर चल रहे थे, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिससे भारत भी उद्योग का केंद्र हो जाए, लोगों को नौकरी मिले। लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीण विकास के लिए संघ सरकार के द्वारा अमेरिका के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपनाया गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम अपनाया गया। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा यह प्रयास किया गया कि ग्रामीण जनता का, कृषि की पर आधारित जनता का कैसे जीवन उत्थान किया जाए। क्योंकि दोस्तों डेमोक्रेसी में तुम्हें न्याय करने की आवश्यकता थी, अब न्याय के बिना कैसे होता, तो हम प्रयास करने लगे। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया जिसके द्वारा ग्रामीण विकास के लक्ष्य रखा गया, और 1952 में ये कम्युनिटी विकास कार्यक्रम आगे बढ़ा। लेकिन बाद में रियलाइज किया गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम उतना सफल नहीं हुआ। तो नेहरू सरकार ने क्या किया, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कर दिया।
गुजरात के कांग्रेस के नेता थे, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया और इनसे ये पूछा कि आखिर में सामुदायिक विकास कार्यक्रम विफल क्यों हो रहा है। और बलवंत राय मेहता ने बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट निकाल दी। बलवंत राय मेहता ने कमेटी ने कहा, देखिए भाई, सामुदायिक विकास इसलिए विफल हो रहा है कि आप गांव का विकास करना चाहते हो, लेकिन आप लग्गी से घास काट रहे हो। अब सवाल ये है, गांव का विकास करना चाहते हो लेकिन डीएम साहब के माध्यम से करना चाहते हो, प्रशासन के माध्यम से करना चाहते हो। अरे गांव का विकास करना है तो ग्रामीण जनता के माध्यम से करो। अच्छा, हमारे यहाँ बड़ी दुर्भाग्य की बात ये रही दोस्तों, ग्रामीण जनता को मूर्ख समझ लिया गया। अभी भी आप देखें, थोड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं गांव के किसान को समझते हैं कि अरे ये तो मूर्ख है, अब हम तो एमबीए करके आ गए, यहाँ पढ़ के आ गए। दोस्तों, गांव के चलते फिरते किसान में क्या ज्ञान है पर्यावरण का, मौसम का, कृषि का, और वो सदियों से स्थानांतरित हो रहा है। जल प्रबंधन का बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हम वाटर मैनेजमेंट के लिए लंदन और इजराइल से सीखने जाते हैं। हमें वाटर मैनेजमेंट के लंदन इजराइल जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे हमारी परंपरा में गाँव में कितनी बढ़िया तरकीब है। इसलिए जो बच्चों में बात थी, बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा कि अरे जब तक ग्रामीण जनता को आप शामिल नहीं करें, ग्रामीण जनता से पूछे विकास कैसा होना चाहिए। अच्छा, इस मामले में चीन का माओवादी नेता माओ, चीन के माओवाद का संस्थापक जिसे माओ से तुंग, माओ डेजांग कहा जाता है, उसने कहा था कि भैया ये काम कम्युनिस्ट पार्टी के जितने लोग हैं वो पहले गांव में जाएं, गांव के लोगों से सीखें कि विकास क्या होता है, गांव के लोगों से सीख कर आएँ फिर कोई काम करें। शहर में रख के गाँव लोगों को मत बताइए। और दोस्तों, शहरी बाबुओं ने क्या समझ लिया, थोड़ा पैंट शर्ट क्या पहन लिया तो गाँव के लोग भाई धोती कुर्ता पहने आदमी है, ये तो मूर्ख ही होगा। ऐसा नहीं था। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा कि भाई गांव के लोगों को शामिल करिए। तो उनसे पूछा गांव के लोगों को शामिल करें कैसे, तो उन्होंने कहा पंचायती राज को 3 स्तर पर लागू कर दीजिए। इसलिए भारत में पंचायती राज का प्रयोग किया जाए, ये बात पहली बार बलवंत राय मेहता समिति ने अनुशंसा की कि आज़ाद भारत में संसदीय शासन के साथ, संसदीय शासन चल रहा है, संघात्मक शासन चल रहा है, पंचायती राज को लागू कर दीजिए। इसका मतलब ये व्यवस्थाएं आपस में विरोधी हैं ऐसा नहीं है, साथ साथ चल सकती हैं। अब बलवंत राय मेहता कमेटी से कहा गया भाई 3 स्तर की पंचायत होगी और पंचायत के चुनाव होंगे, लागू हो गया। और इसी रिपोर्ट के आधार पर नेहरू ने 1959 2 अक्टूबर, अब आप जानते हैं 2 अक्टूबर गांधी का जन्मदिवस, 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत कर दी गई। अब इसमें बड़ी कहानी है कि आखिर नागौर से ही क्यों शुरू हुआ, राजस्थान से क्यों शुरू हुआ। नागौर में एक बड़ा पशु मेला भी लगता है राजस्थान में, और वहाँ के एक सांसद थे जो नेहरू के बड़े निकट के मित्र थे, और उन्होंने ही नेहरू का आमंत्रण दिया कि आप आइए इस मेले में देखिए और यहीं से पंचायती राज का शिलान्यास करिए। और नेहरू ने कहा भाई कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक मौका है, बड़ा दिन है, और भारत में सही में ये बड़ा दिन था क्योंकि हमने पंचायती राज की शुरुआत कर दी। बात ध्यान देना है कि जब 1959 में पंचायती राज की शुरुआत हमने की तो उसके लिए कोई संविधान में बदलाव नहीं किया। यानी पंचायती राज को हमने एक तरीके से शुरुआत कर दिया कि एक प्रशासन के अभिकरण के रूप में। उसमें थोड़ी समस्या भी थी, चुनाव समय पर होगा इसका कोई मैनेजमेंट नहीं था, पैसा मिलेगा इसका कोई मैनेजमेंट नहीं था, थोड़ी खामियां तो थी, लेकिन शुरुआत होनी बड़ी बात थी। लेकिन दोस्तों, तब तक 1960 का दशक, पंचायती राज शुरू तो कर दिया, लेकिन 1960 का दशक जो था वो भारत के लिए बड़ा खतरनाक था, डेंजरस डिकेड्स था। क्यों? 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया। आप देखोगे 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। उसके बाद आप जानते हो दोस्तों, नए नए अभी घर बनाना शुरू किया था और पहले मार झगड़े हो गए। तो दोस्तों, झगड़े लड़ाई में तो सबके नुकसान होते हैं। अब पता है, नया नया अभी आज़ादी मिली थी, सोचा था कि नया घर बनाएंगे, दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लेकिन पाकिस्तान चीन के कारण हम एक नए वार में उलझ गए। और आप जानते हैं सारी परिस्थितियों के कारण सूखा भी 65 में आ गया, अर्थव्यवस्था खतरनाक कंडीशन में पहुंच गई। इसलिए बड़ा डेंजरस डिकेट हुआ। पंचायती राज का भी प्रयोग थोड़ा सा हाशिए पर आ गया। और संयोग की बात है 64 में नेहरू की मृत्यु हो गई। तो नेहरू की मृत्यु के बाद पंचायती राज थोड़ा सा शिथिल पड़ गया। हमने शुरू तो कर दिया, आगे बढ़ नहीं पाया। लेकिन पंचायती राज के विकास का दूसरा चरण पंचायती राज के विकास का दूसरा चरण 1977 से शुरू हुआ।
और आप जानते हो 1977 में जनता पार्टी सरकार, अब जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई थी जयप्रकाश नारायण के कारण, और जयप्रकाश नारायण बड़े गांधीवादी नेता थे। और ये बात आप जानते हो दोस्तों, हमारे भारत में हमेशा ही होता रहा है कि गांधी किसके थे, पटेल किसके थे। अब कांग्रेस कहती पटेल हमारे थे, बीजेपी कहती पटेल हमारे थे, बीजेपी कहती गांधी हमारे हैं, मोदी कहते हैं तो गुजरात के गांधी 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 भाई हमारे हैं, बापू हमारे हैं। कांग्रेस कहते लो बापू हमारे थे, बीजेपी बिला वजह उनको छीन के लेके भाग रही है। इसलिए जयप्रकाश नारायण के कारण जनता पार्टी शासन में आई। पहली गैर कांग्रेसी शासन थी सत्ता में 25 साल तक, अभी तक कांग्रेस का शासन था। तो अब जनता पार्टी ने कहा भाई गांधी तो हमारे थे, और गांधी हमारे थे, पंचायती राज हम लागू करेंगे, गांधी का सपना था। तो अब जनता पार्टी ने क्या किया, पंचायती राज लागू करने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया। और संयोग की बात है, ये भी गुजराती भाई, अशोक मेहता समिति का गठन किया, भी नेता थे जनता पार्टी के, पहले कांग्रेस में थे। और अशोक मेहता समिति ने कहा कि पंचायती राज को बेहतर करने के लिए जनता पार्टी ने पूछा भाई अब बताओ पंचायती राज को अच्छा कैसे किया जाए। तो अशोक मेहता समिति ने कहा देखो भाई अच्छा करना है पंचायती राज को तो 2 स्तर का पंचायत अपनाओ। आपको याद होगा बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा 3 स्तर का पंचायत, अरे भाई सरकार नहीं थी, कमेटी नहीं थी, कुछ तो नया होना ही था। तो इन्होंने कहा कि 3 स्तर का नहीं 2 स्तर का पंचायत अपना लो, 2 स्तर का पंचायत। इनसे पूछा गया 2 स्तर कौन सा होगा, तो उन्होंने कहा एक होगा जनपद, एक होगा मंडल। मंडल मतलब ब्लॉक। इन्होंने गांव का आधार नहीं बताया। 2 स्तर का पंचायत होगा, एक मंडल होगा, मंडल का मतलब गांव का समूह, ब्लॉक, और एक जनपद। अब इन्होंने कहा कि भाई देखो, अब बल्कि अशोक मेहता समिति ने तो ये भी कहा पंचायतों में राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए, पंचायतों को वित्तीय रूप में स्वायत्त किया जाए, पंचायतों में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण भी किया जाए। तो अशोक मेहता ने काफ़ी लंबी लिस्ट बता दी कैसे पंचायतों को बेहतर किया जाए। पर खास तौर पर पार्टी को ले आना अपने आप में इंटरेस्टिंग पार्ट था, क्योंकि गांधी जी पार्टी के बड़े विरोधी थे। गांधी बाबा को लगता था कि पार्टी में आम आदमी की पहुंच हो नहीं पाती, और ये बात काफ़ी हद तक सही है दोस्तों। कई बार हम सोचते हैं कि पार्टी आई डेमोक्रेसी आ जाएगी, भाई पार्टी में तो प्रभावशाली लोग ही आ पाते हैं। लेकिन अशोक मेहता समिति ने बात कही थी पार्टी को भी पंचायती राज में लाया जाए, पंचायती राज का सही समय पर चुनाव कराने के लिए व्यवस्था की जाए, वित्त दिया जाए, अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण किया जाए, जिससे पंचायतों को मजबूत बनाया जा सके। लेकिन हकीकत की बात यह थी कि जनता पार्टी सरकार तूफान की तरह ही अधिक तरह गई, कुल मिलाकर लड़खड़ा कर गिर गई। और क्योंकि जनता पार्टी सरकार, उधर मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने थे, चौधरी चरण सिंह उनकी टांग खींचने को तैयार थे। तो चौधरी चरण सिंह ने एक मुद्दा उठा दिया, क्योंकि मोरारजी भाई देसाई के समर्थन करने वाली सरकार में जनसंघ भी था, जनसंघ मतलब बीजेपी का पिता। अब उसमें चौधरी चरण सिंह ने मुद्दा उठा दिया, आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों सरकार में शामिल थे, जनता पार्टी सरकार में, मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे। अब चौधरी चरण सिंह ने पूछा जनसंघ के नेताओं से, भाई ये बताओ आप किसके मेंबर हो, आरएसएस के मेंबर हो या जनता पार्टी के या जनसंघ के। तो देखिए जनसंघ, इन्होंने कहा भाई जनसंघ एक पार्टी है, आरएसएस एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, सांस्कृतिक संगठन है, तो ये सवाल ही गलत पूछना है। और चूंकि तकनीकी रूप में कोई व्यक्ति 2 पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता, 2 दबाव समूह के सदस्य आप हो सकते हैं, 2 राजनीतिक दलों के मेंबर को एक साथ नहीं हो सकता, ये भारत में बना है। तो अभी चौधरी चरण सिंह ने कहा ना ना आप तो 2 पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो, आरएसएस भी पार्टी, जनसंघ भी पार्टी। कहा अरे भाई ऐसा नहीं है। और हुआ क्या, चौधरी चरण सिंह ने सरकार समर्थन खींच लिया, सरकार भरा भरा कर गिर गई। और जब सरकार गिर गई तो अब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए। ये डेपो 6 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे, सदन में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। लेकिन आप जानते हो कि इसके लिए जनता पार्टी सरकार पंचायती राज को बहुत प्रभावी बना नहीं पाई, और न ही उससे समय था अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट लागू करने में। लेकिन जनता पार्टी सरकार गिरने के बाद भी ये माना जाता है कि 77 के बाद पंचायती राज के विकास का दूसरा चरण शुरू हुआ, क्योंकि जहाँ पर गैर कांग्रेसी शासन थे, क्योंकि अब देखो दोस्तों कांग्रेस का इस आधार पर विरोध किया गया कि कांग्रेस गांधी को केवल कहती है, गांधी की बात मानती नहीं, और देखो गैर कांग्रेसी दल हैं वो गांधी की बात भी मानते हैं। तो जहाँ गैर कांग्रेसी शासन था, जैसे पश्चिम बंगाल, जैसे कि कर्नाटका बाद में,
कर्नाटका, फिर केरल, इन राज्यों ने पंचायती राज को प्रभावी रूप में लागू करने का प्रयास किया। तो 77 के बाद माना जाता है कि जो गैर कांग्रेसी राज्य थे उन्होंने पंचायती राज को प्रभावी रूप में लागू करने का प्रयास किया, लेकिन जनता पार्टी सरकार तो बहुत अच्छी तरीके से शासन में रह नहीं पाई। अब उसका अगला आधार देखा गया। 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में आई, 1977 में जनता पार्टी सरकार गिर गई, चौधरी चरण सिंह भी हट गए। उसके बाद इंदिरा गांधी फिर सत्ता में वापस आ गई और इंदिरा गांधी ने कहा देखो भाई, ये सब जो विपक्षी दल है शासन करना जानते नहीं, अभी तो कांग्रेस के बूते की बात है, शासन कर सकती है। अब इंदिरा गांधी के आने के बाद फिर पंचायती राज का मुद्दा अभी थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि इंदिरा गांधी के लिए कहा जाता है कि थोड़ा सा शक्तियों के केंद्रीकरण में विश्वास ज़्यादा रखती थी, विकेंद्रीकरण में उनकी उतनी दिलचस्पी थी नहीं। लेकिन जैसे 1984 में राजीव गांधी आए और राजीव गांधी का तो अप्रत्याशित बहुमत था। और अभी कमाल की बात थी, संजय गांधी सत्ता में आना चाहते थे, उनकी वायु दुर्घटना मृत्यु हो गई, राजीव गांधी को सत्ता में आना पड़ा, जबकि वो दिल्ली से जयपुर के जहाज उड़ाया करते थे। अब 84 में 400 ज़्यादा सीटें राजीव गांधी को मिली। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चुनाव हुआ, जनता की बड़ी सहानुभूति आई। तो 1984 में जब राजीव गांधी सरकार आई, तब उन्होंने लोकसभा में क्या किया, पंचायती राज को प्रभावी बनाने के लिए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया। लक्ष्मीमल सिंघवी वकील थे, सांसद भी थे। अभिषेक मनु सिंघवी के पिताजी, अभी भी अभिषेक मनु सिंघवी के नाम अगर आप सुनते होंगे, बड़े प्रसिद्ध वकील हैं, उन्हीं के पिता एलन सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया राजीव गांधी सरकार ने और कहा कि बताइए पंचायती राज कैसे प्रभावशाली होगा, जरा उपाय बताइए। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कहा भाई देखो, 3 स्तर की पंचायत बता दो, 3 स्तर की पंचायत बना दो। और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कहा पार्टी वोटी को रिप्रेजेंटेशन देने की आवश्यकता नहीं है, एक काम किया जाए, हाँ आरक्षण आप दे सकते हैं, बाकी आप उनको पैसा दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि पंचायती राज को संवैधानिक आधार दो। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कहा पंचायती राज को पहले संविधान में शामिल करिए, तब बात बनेगी। क्योंकि जब विधि नहीं होगी और जब कोई संविधान का आधार नहीं होगा, इसको कोई गंभीरता से नहीं लेगा, जो चाहेगा जब हटा देगा, चाहे लागू कर देगा, इसकी व्यवस्थाएं पटरी पर आ नहीं पाएंगे। इसे आप काम करिए कि संविधान को आधार दे दीजिए। ये बात लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कही। बाद में थुंगन समिति, पी.के. थुंगन, जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी, तो पी.के. थुंगन समिति ने भी ये बात कही कि हाँ ठीक है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की बात ठीक है, इसको भी पंचायती राज को संवैधानिक आधार दिया जाए। तो पी.के. थुंगन समिति ने बात कह दी और इसी आधार पर राजीव गांधी ने क्या किया, लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन पारित करवा लिया, क्योंकि लोकसभा में तो उनका प्रचंड बहुमत था, जो आज तक कभी किसी के पास नहीं था। नहीं, राजीव गांधी को जितनी सीटें मिली लोकसभा में, तो नेहरू को नहीं मिली थी इतना, 400 ज़्यादा। तो लोकसभा में पारित करवाना बाएं हाथ का खेल था उनके लिए, और 64 संविधान संशोधन लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया, क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस का पूरा बहुमत नहीं था, राज्यसभा से पारित नहीं हो सका। यानी राजीव गांधी पंचायती राज को संवैधानिक आधार देना चाहते थे, लेकिन वो अटक गया। अब इसमें अटका क्यों दोस्तों? अब आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई, जितनी आज़ादी के बाद कांग्रेस भी चाहती थी पंचायती राज बने, जनता पार्टी भी चाहती थी पंचायती राज बने। अब रुकने का आधार क्या था दोस्तों? पॉलिटिक्स से भाई क्रेडिट किसको मिले, पंचायती राज किसने पैदा किया, ये भी तो जरूरी है। किसको ये सम्मान मिले, किसको क्रेडिट मिले, किसने पैदा किया, इस आधार पर पॉलिटिक्स तो होती है। तो पारित हो नहीं पाया। और कुछ लोग ये भी कहते थे कि राजीव गांधी के पंचायती राज में थोड़ा, जो विपक्षी दल के नेता थे डरे हुए थे। विपक्षी दल के लोगों ने कहा, सोचा भाई अभी तो वैसे इनको 400 सीट है और कल के लिए ये क्या कर रहे हैं, पंचायती राज को ऐसा लगा रहे हैं कि पंचायती राज का संबंध सीधा हो जाए, यानी संघ सरकार का संबंध गांव से हो जाए, उसमें राज्य सरकारें बाईपास हो रही हैं। कुछ लोगों ने कहा ना भाई ये सिस्टम तो ठीक नहीं है। लेकिन कुल मिला के पॉलिटिक्स से पारित हो नहीं पाया। उसके बाद राजीव गांधी 89 में चुनाव हार गए और राजीव गांधी को पॉलिटिक्स मिस्टर क्लीन कहा जाता था, और मिस्टर क्लीन को भी बोफोर्स घोटाले ने ब्लैक कर दिया। तो दोस्तों पॉलिटिक्स, इंडिया में पॉलिटिक्स ऐसी है कि जब भी कोई पॉलिटिक्स में आएगा तो कोई यहाँ स्वच्छ रह नहीं पाता, दाग लग ही जाते हैं।
यद्यपि आज तक बोफोर्स घोटाला साबित हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा बोफोर्स घोटाला, जिसके ऊपर घोटाले भारत में लगे बहुत कम साबित हो पाए। कोर्ट में तो जैसे कुछ ही लालू प्रसाद यादव के खिलाफ साबित हो गया, बाकी तो कोर्ट में साबित हो ही नहीं पाता। लेकिन आप जानते हैं चुनाव तो जनता की मर्जी पे हो जाता है, जनता को लगता है भ्रष्टाचार हो गया। तो अब राजीव गांधी 89 में सरकार चली गई, बीपी सिंह सरकार आई। अब बीपी सिंह सरकार के पास अपने ही मैनेजमेंट का समय नहीं था। बीपी सिंह सरकार घिरी हुई थी, चौधरी देवीलाल अलग थे, बीपी सिंह अलग थी, और बीपी सिंह सरकार को बीजेपी कम्युनिस्ट ने बाहर समर्थन दे रखा था। तो बीपी सिंह सरकार चल नहीं पाई, इसे ये भी अपने विरोधों के कारण गिरी। इसलिए 1991 में नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। बड़ा हिस्टोरिकल मौका था। 1991 में नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने, और संयोग की बात है वो प्रधानमंत्री जो कभी सोचा नहीं होगा प्रधानमंत्री बन जाए, नरसिंह राव। तो राजीव गांधी की हत्या हो गई। राजीव गांधी की हत्या के बाद अब ये हुआ कि कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में आ गया। 91 में बहुमत नहीं मिला था, कांग्रेस को 240 सीट ही थी। लेकिन अब सवाल है कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। राजीव गांधी की हत्या हो गई तो पहला फोन गया शंकर दयाल शर्मा के पास, तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। शंकर दयाल शर्मा ने मना कर दिया। शंकर दयाल शर्मा ने कहा भाई देखो, प्रधानमंत्री का बड़ा पद है, मेरा स्वास्थ्य इजाज़त नहीं दे रहा है, मैं इस पद पे नहीं बैठ सकता, इनकार कर दिया। उसके बाद इनके पास नरसिंह राव के पास कॉल आ गई, जबकि नरसिंह राव उस समय रिटायर्ड हो गए थे, और नरसिंह राव प्रधानमंत्री बन गए। और संयोग की बात थी कि जब प्रधानमंत्री बने तो उसी के बाद 1992 में 73rd अमेंडमेंट आया और पंचायती राज को संवैधानिक आधार दे दिया गया। अब और पंचायती राज को रखा गया संविधान के भाग 9, और इसके लिए 11वीं अनुसूची अलग से बनाई गई। अब एक बात आपको अटपटी लगेगी, सर मतलब संविधान में अगर 10 अनुसूचियां थी, भाई पहले मूल संविधान में 8 थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई भूमि सुधार के लिए पहले संविधान संशोधन से, 10वीं अनुसूची गई 52वें संविधान संशोधन से दल बदल, 11वीं अनुसूची गई 73वें संविधान संशोधन से। तो आप कहोगे कि सर नवा भाग कैसे आएगा? अरे भाई, जो संविधान में 92 में जो भाग जुड़ रहा है वो 23वें भाग में जाना चाहिए या 22 के किसी ABC में जाना चाहिए, ये तो 9वें भाग में जा रहा है। क्योंकि हकीकत की बात है कि 1956 में जब 4 श्रेणी के राज्य खत्म किए गए थे, उसी के बाद से 9वां भाग खाली था। ये वो भाई 9वें भाग में पंचायती राज को रख दो, क्योंकि संविधान में 4 श्रेणी के पहले राज्य थे, आपको याद होगा 56 में उनको 1 श्रेणी का बना दिया गया, तो 9वां भाग खाली था, तो 9वें भाग में पंचायती राज को शामिल कर दिया गया। पंचायती राज अब 9वें भाग में शामिल हो गया, और यहीं से संविधान का आधार यानी पंचायती राज संवैधानिक हो गया। पंचायती राज नया नहीं था, उसका संवैधानिक आधार नया था। लेकिन आप पूछोगे सर ये बताओ कि पंचायती राज के संवैधानिक आधारों से क्या फ़र्क पड़ गया? तो उसमें फ़र्क इतना पड़ गया कि देखो, जब कोई संविधान में प्रावधान होता है तो उसको हटाना थोड़ा कठिन हो जाता है, वो प्रभावी हो जाता है, पहली बात। दूसरा, अगर कोई बात संविधान में शामिल हो गई तो स्वाभाविक रूप में उसमें फिर संसद की विधि बनाने का अधिकार होगा, और पूरे देश में एक समरूप विधि का निर्माण होगा, दूसरा फायदा होता है। और भाई सामान्य रूप में संविधान अगर में कोई भाग है तो इसका मतलब है संसदीय विधि से ऊंचा तो अपने आप हो गया, संसदीय विधि से खत्म नहीं कर सकती, आसानी से बदला नहीं जा सकता, महत्व उसका ज़्यादा हो जाता है। यही संविधान में बनने के फायदे हैं। अब आप देखोगे फिर अब इस बात से है कि जब 1992 में 73rd अमेंडमेंट आ गया, पंचायती राज नया आया, तो उस पंचायती राज की विशेषताएं क्या थी? अगर हम देखें उस पंचायती राज की विशेषता क्या थी? तिहत्तरवां संविधान संशोधन, ये नया पंचायती राज, उसकी विशेषता क्या है? दोस्तों, विशेषता हम इस तरीके से देख सकते हैं, फिर एक एक का खास तौर पे ध्यान रखेंगे। विशेषता क्या थी? अब आप याद रखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज। अब त्रिस्तरीय पंचायत से क्या हुआ? अभी हम एक एक की बात कर देंगे। यानी भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हुआ।
इसके द्वारा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, त्रिस्तरीय पंचायत बनी। और इसकी विशेषता क्या आई? पंचायतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, यानी कुछ स्वायत्त शक्तियां दी गई। ये विकेंद्रीकरण का परिणामित था। और पंचायतों को 29 विषय दिए गए, 11वीं सूची से 29 विषय दिए गए, जिस पर पंचायतों को योजनाओं के निर्माण और ग्रामीण विकास का काम दिया गया। तो पहले हम विशेषता एक बार देख लें। ग्रामीण विकास कार्य दिया गया, 29 विषय दिए गए, बड़ी बात थी। और आप ये देखिए, पंचायतों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई। केवल स्वायत्त शक्तियां नहीं, बल्कि पंचायतों को थोड़ा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई, यानी अब पंचायतों के पास अपना पैसा भी आ गया। यानी सरपंच होना केवल महत्व तो नहीं रहा कि गांव के मुखिया हो गए, बड़े हो गए, बस इसी बात से सरपंच का मतलब नहीं रहा। अब तो दोस्तों सरपंच के अकाउंट में लगभग 2 करोड़ रुपए साल में आ जाते हैं। 1 करोड़ तो आ ही जाता है, यानी सीधा पैसा उसके अकाउंट में आ रहा है। यानी पहले सरपंच होने का मतलब क्या होता है? सरपंच कहिए, मुखिया कहिए, प्रधान कहिए, अलग अलग जगह अलग अलग नाम कहा जाता है, बात वही है। पहले सरपंच का मतलब होता था भाई गांव में एक प्रतिष्ठा का पद है, सम्मान का पद है। लेकिन दोस्तों आप समझ लो, सम्मान प्रतिष्ठा होकर क्या होगा जब एटीएम ही कुछ ठीक ठाक नहीं होगा। और एटीएम ठीक ठाक हो जाए, सम्मान प्रतिष्ठा तो अपने आप आ जाती है। तो अभी कहा गया वित्तीय स्वायत्तता दी जाएगी, इसीलिए पंचायत में क्या हुआ? 73वें संविधान संशोधन से राज्य वित्त आयोग बना। राज्य वित्त आयोग, ध्यान देने की है, राज्य वित्त आयोग। और इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। ये बात ध्यान रखने की है दोस्तों कि राज्य निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था, इस काम केवल पंचायत के चुनाव कराना है। राज्य निर्वाचन आयोग का काम लोकसभा विधानसभा चुनाव से होता ही नहीं, ये बात ध्यान में रखने की है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसका निर्माण 73rd अमेंडमेंट से आया। राज्य वित्त आयोग, ये अनुच्छेद 280 वाला वित्त आयोग नहीं है, ये राज्य वित्त आयोग है, जिसका काम यह है कि किस तरीके से राज्य पंचायतों के बीच टैक्स का वितरण हो, पंचायतों को कौन सा टैक्सेशन दिया जाए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति कैसे अच्छी की जाए। अब जरा सोच के देखिए, 73rd अमेंडमेंट दोस्तों कितनी बात कर रहा है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर रहा है, पंचायतों को स्वायत्त शक्तियां दे रहा है, 29 विषय दे रहा है। और अब राज्य वित्त आयोग आ गया। और इतना ही नहीं, ये भी ध्यान रखने की है दोस्तों, देखो हमारे यहाँ जब डेमोक्रेसी में खास बात होती है तो पंचायत का पर्पज क्या है? गांव का विकास। अगर आप कहोगे पंचायत का पर्पज चुनाव है, नहीं दोस्तों, आप हमेशा याद रखना, लोकतंत्र में चुनाव माध्यम होता है, चुनाव के बिना डेमोक्रेसी चलती नहीं है। लेकिन केवल चुनाव लोकतंत्र का पर्याप्त आधार नहीं है। अरे जब तक गरीबी न दूर हो, लोगों को घर न बने, रोजगार न मिले, तो दोस्तों चुनाव करके क्या करेंगे? इसलिए आप याद रखो, सामाजिक न्याय, निदेशक तत्व को भूलना नहीं है। अरे भारतीय संविधान निर्माताओं का पर्पज क्या था? अंग्रेजों से आज़ादी लेना या नए भारत का निर्माण करना। अगर नए भारत का निर्माण करना पर्पज था तो स्वाभाविक रूप में फिर तो निर्वाचन ही पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ सामाजिक परिवर्तन, लैंगिक परिवर्तन, क्योंकि ये बात ध्यान में रखने की है, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर शुरू से पंचायती राज के विरोधी हुआ करते थे। गांधी शुरू से पंचायती राज के समर्थक थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे, भाई पंचायती रहेंगी तो गांव गरीबों कौन सुनेगा? पंचायतों में तो गांव में जाति व्यवस्था बड़ी हावी है, उच्च जाति के लोग सारे संसाधनों पर नियंत्रण कर लेंगे। तो आम आदमी, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर तो यहाँ तक कहते थे, हो सके तो दलितों को गाँव छोड़ देना चाहिए, शहर में आना चाहिए। लेकिन अब देखिए किस तरीके से पंचायतों को ऐसा प्रावधान किया गया कि पंचायतों के लिए किया गया शक्ति और वित्त का फायदा सभी समूह तक पहुँचे। इसका केवल कुछ ही मुट्ठी भर लोग फायदा न उठा ले। इसलिए क्या किया गया? अब पंचायतों में आरक्षण के प्रावधान किए गए, यानी पंचायतों के माध्यम से किया गया अब लैंगिक सशक्तिकरण होगा। कितना बड़ी क्रांति थी दोस्तों, अब लैंगिक सशक्तिकरण होगा। भाई कितनी बड़ी बात थी।
यानी पहले महिलाएं क्या थी, केवल चूल्हे चौके वाला काम करना। भाई हमारे यहाँ तो पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज में महिला प्रधान हो जाएगी दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। ये कितना बड़ा वैचारिक परिवर्तन है। महिला प्रधान किसका, घर का नहीं, पूरे गांव का। ये लैंगिक सशक्तिकरण था दोस्तों। महिला प्रधान में सरपंच बन जाएगी, तो कल्पना की बात नहीं थी। यानी पंचायती राज ने क्या जबरदस्त काम किया, महिलाओं को चौपाल, चूल्हे से उठा के चौपाल पे ला दिया। और इतना ही नहीं, उसके बाद तो सामाजिक न्याय, तो पंचायती राज के द्वारा सोशल जस्टिस होगा, सामाजिक न्याय हो। कैसे, बस आप याद रखो, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण होगा, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण होगा। पंचायतों में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के लिए, इसलिए आप देखोगे सामाजिक न्याय कैसे किया गया कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का निर्धारण राज्य के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि आप देखोगे संसाधन के वितरण में समाज के सभी वर्गों का शासन होना जरूरी है। हमारा राज्य कल्याणकारी है, लेकिन कल्याणकारी राज्य का मतलब जो संसाधनों का वितरण करता है। भाई किसी को घर देगा, किसी को हैंडपंप मिलेगा, किसी को अनाज मिलेगा, किसी को आवास मिलेगा, तो वो सुविधा सभी वर्गों तक पहुँचे। इसके लिए ये ध्यान में रखा गया कि पंचायती राज केवल चुनाव कराने का माध्यम नहीं है, सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। अब हम जरा एक एक बात कर लें। तो पंचायती राज की मूल विशेषताओं को आप देखना चाहेंगे तो इस तरीके से विशेषताएं आएंगी। त्रिस्तरीय पंचायत, पंचायतों को मिलने वाली स्वायत्त शक्तियाँ, यानी आप ये कह दो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। ये पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन है। ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है। और दोस्तों पॉलिटिकल विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण में फर्क है, क्योंकि हो सकता है कहीं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण हो जाए, राजनीतिक विकेंद्रीकरण न हो। क्योंकि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन में आम जनता की भागीदारी बड़ी जरूरी है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण में शासन में जब तक आम जनता की भागीदारी नहीं होती तो पॉलिटिकल क्या। लेकिन प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का मतलब है कि हो सकता है कि हमने कुछ नए जनपद बना दिए, कुछ नए अधिकारियों की तैनाती कर दी, तो हमने योजनाओं को वितरण करने के नए नए सेंटर बना दिए। पहले हमारे यहाँ भाई अनाज को वितरण करने का, कोविड वैक्सीनेशन लगाने का 10 सेंटर था, हमने कोविड वैक्सीनेशन लगाने का 15 सेंटर बना दिया। ये प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है। लेकिन ध्यान में रखने की बात है कि कोविड के प्रयोग में आम जनता से पूछा जाए, आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ये क्या है, राजनीतिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मतलब तो यही होता है। इसे अब हम पंचायतों की इन्हीं की विशेषताओं को लेकर आगे बढ़ें। कैसे भारत बदला और कैसे ये त्रिस्तरीय पंचायती आई और क्या प्रॉब्लम है। तो पहला विशेषता देखेंगे दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत। यानी पंचायत का जो सबसे मर्म है वो क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। और उससे भी ज्यादा देखो दोस्तों, इसीलिए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति से एक बात पूछी गई थी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने इसका जवाब दिया था कि पंचायती राज संस्थाएं केवल प्रशासन के विकेंद्रीकरण का तरीका नहीं है, ये तो गांधी के सपने का तरीका है। और दोस्तों इस पंचायती राज के द्वारा गांधी का सपना कैसा था गांव बनाने का। गांधी कैसा सपना चाहते थे, गांव जहां सभी के पास रोजगार हो, सभी के पास शिक्षा हो, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की सुविधा गांव पर मिल जाए। ये गांधी का सपना था। गांधी इस सपने को आगे बढ़ाकर तब फिर लाना चाहते थे। यानी आज आप देखेंगे गांधी के सपने गांव क्यों नहीं है, क्योंकि रिक्शा चलाने के लिए आदमी गांव शहर भाग रहा है, छोटे मोटे रोजगार करने के लिए आदमी गांव शहर भाग रहा है, शिक्षा के लिए गांव शहर भाग रहा है। इसलिए न गांव रहे न शहर रहे। दोस्तों गांधी बाबा इसलिए कहा करते थे, भारत श्रमिक प्रधान देश है, भारत में काम करने वाले हाथ ज़्यादा हैं, इसलिए वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का विरोध करते थे। वो मशीनों के विरोधी मात्र नहीं थे, वो कहा करते थे, भाई हर जगह मशीन का प्रयोग करोगे तो क्या कभी हमने सोचा कंप्यूटर के प्रयोग से कितना ज़्यादा रोजगार खत्म कर दिया हमने। गांधी की चिंता ये थी। तो गांधी जी कहा करते थे, भाई ऐसा गांव हो जहां शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए, छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ऐसे रोजगार मिल जाए
जिससे गांव के लोग भी तो ग्रामीण जीवन जी पाए। इसलिए दोस्तों, गांधी बाबा चाहते थे अंग्रेजों से आज़ाद हो जाना, ये हमारा सपना थोड़ी था। गांधी का विशाल सपना क्या था? गांधी का जो विशाल सपना था कि एक स्वायत्त भारत का निर्माण करना, एक स्वायत्त गांव का निर्माण करना, स्वराज्य का निर्माण करना, जहां हम आप गाँव में अपनी भाषा में शिक्षा हो, मातृभाषा में शिक्षा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, रोजगार हो। तभी दोस्तों ये सही मायने में सामाजिक न्याय होता। इसे लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कहा। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, देखो दोस्तों, पंचायती राज, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति कहना है कि देखो पंचायती राज को इस तरीके से न समझे। अब मान लो पंचायती राज को 29 विषय दे दिए गए, तो एक तरीका ये हो सकता है कि भाई संघ सरकार है और फिर उसके समानांतर राज्य सरकार है, ये हमारे संघीय ढांचा है। तो अब हमने, क्योंकि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, तो पंचायती राज राज्य के अंदर आती है। तो पंचायती राज इसलिए नहीं है कि संघ और राज्य के द्वारा निर्मित योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए। बात ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। अरे पंचायती राज इसलिए थोड़े है कि संघ ने कहा कि देखो अब यहाँ पे आप आवास बनवा दो, तो गांव कहेगा ठीक है, आवास की लिस्ट हम दे देंगे। संघ ने कहा किसान सम्मान निधि बांट दो, तो गांव ने कहा ठीक है, हम किसान सम्मान निधि बांट देंगे। ये पंचायती राज का विजन नहीं है। यानी पंचायती राज संघ और राज्य की प्रशासनिक एजेंसी के रूप में काम करे दोस्तों, उनके अधीन रूप में काम करे। ये पंचायती राज का विजन नहीं। पंचायती राज का विजन उल्टा है। इसका मतलब है पंचायती राज का विजन ये है जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, जो स्वराज की संकल्पना है, ग्रामीण स्वराज का विचार है। तो पंचायती राज का विजन क्या है? देखो दोस्तों, यहाँ पे ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत के भी नीचे ग्राम सभा है। और आपको हम याद दिला दें, 73rd अमेंडमेंट में लिखा गया है कि ग्राम सभा पंचायती राज की सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक इकाई है, ग्राम सभा। अब संविधान में कभी आप देखना, और ग्राम सभा किससे मिलकर बनेगी? गांव के जितने भी 18 वर्ष के ऊपर के आयु के लोग होंगे, यानी वयस्क मतदाता होंगे, वो सब ग्राम सभा के मेंबर। 18 वर्ष के ऊपर, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी जाति का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ग्राम पंचायत में सरपंच और वार्ड मेंबर होंगे। आप इसको ऐसे समझो जैसे कि हम और वार्ड सदस्य होंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ग्राम सभा के विधायिका है, 18 वर्ष के ऊपर का हर सदस्य ग्राम सभा का सदस्य है। और अब ग्राम पंचायत को कार्यपालिका समझ लो। तो पंचायती राज का विजन क्या है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत ये बताया है कि गांव का विकास कैसे होगा। उसके लिए भले ही संघ और राज्य सहायता दे दे। पंचायत ये थोड़ी है कि भाई संघ और राज्य कहेंगे वही इंप्लीमेंट कर देंगे। नहीं 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 नहीं, गांव के लोग योजना बनाएंगे, गांव के लोग विकास की तस्वीर खींचेंगे। कभी दोस्तों, गांव की समस्या और गांव के लोग ही तो जानते हैं। बहुत बड़ी बात है। इसलिए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कहा, अगर हमें लगता है कि पंचायत संघ राज्य के अंतर्गत किसी योजना को क्रियान्वित करने का प्रशासनिक ढांचा है, तो ये पंचायती राज गलत समझ है। नहीं, फिर तो पंचायती राज दोस्तों पता चला कि ये तो, क्योंकि प्रशासनिक ढांचा तुम्हारे पास पहले से था भाई। डीएम साहब है, उसके नीचे एसडीएम है, उसके नीचे नायब तहसीलदार है, उसके नीचे तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, कानूनगो है, लेखपाल है। तो आपने प्रशासनिक ढांचा तो पहले से बना रखा है। तो प्रशासनिक ढांचे से जनता कल्याण नहीं हुआ, तभी तो पंचायती राज लाए भाई। प्रशासनिक ढांचा तो ही है जो संघ राज्य के अंतर्गत है, क्योंकि डीएम है, फिर एसडीएम है, तहसीलदार है, यही प्रशासनिक ढांचा तो है। नायब तहसीलदार हैं, कानूनगो हैं, लेखपाल है। ये अगर गांव का विकास कर लेते तो फिर पंचायती राज की आवश्यकता क्यों पड़ती? और लोकतंत्र में आम जनता बताएगी भाई गांव का विकास कैसे होना चाहिए। इसलिए लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कहा कि आप इसे ये मत समझिए कि ये केवल एक प्रशासनिक ढांचा है। ये गांव ग्रामीण स्वराज्य का विचार है, गांधीवादी स्वराज्य का विचार है, नए भारत के निर्माण का प्रयास है। इसीलिए ग्राम सभा, ग्राम सभा नहीं है, गांव की संसद है। अब गांव की संसद बताए कि हमें क्या करना है।
और दोस्तों, जब हम संसद पढ़ते हैं, लोकसभा राज्यसभा तो पढ़ते हैं विधि का निर्माण कैसे होता है, ये वाचन, फिर उसके बाद संकल्प प्रस्ताव। अरे दोस्तों, गांव के लोगों को क्या पता है कि संविधान में कितने भाग है, कितने अनुच्छेद है? गांव के लोगों को पता क्या है कि संकल्प प्रस्ताव में अंतर क्या है? इसलिए यकीन मानिए, गांव के लोग तो तब समझ पाए भारत में लोकतंत्र है जब से पंचायती राज लागू हुआ। इसे पंचायती राज का विजन क्या है? ये ग्राम पंचायत ये तय करेगी कि भाई गांव का विकास कैसे होगा। बात याद रखिए, ग्राम पंचायत तय करेगी ग्रामीण विकास कैसे होगा। ये ग्राम पंचायत तय करेगी कि गांव की योजनाएं, विकास की योजनाएं कैसे बनेंगी। ग्रामीण विकास कैसे होगा, विकास की योजनाएं कैसे बनेंगी, गांव की पंचायत तय करेगी। और इसीलिए इन्हें 29 विषय दिया गया कि भाई, और 29 विषय में स्वाभाविक रूप में है। अब 29 विषय में तो रेल होगा नहीं, लॉजिकल है, रेल और वायुयान तो होगा नहीं। अब 29 विषय में क्या होगा? कुएं होंगे, तालाब होंगे, पगडंडी का निर्माण करना होगा, उसमें गांव में मछली पालन, मुर्गी पालन। भाई ये तो स्थानीय महत्व के विषय होंगे, तो लॉजिकल है गांव में। इसलिए ग्राम पंचायत, देखिए फिर वही बात आ गई। गांधी कैसा चाहते थे? भारत ऐसा नहीं कि आप ऊपर से प्रशासन की तरह उसको यूज कर देंगे पंचायती राज, ना ना ना। हम ग्रामीण बताएंगे, डीएम साहब नहीं बताएंगे गांव का विकास कैसा होगा। तो आपको सर डीएम साहब को भगा देंगे? ना, भगा नहीं देंगे भाई, डीएम साहब हमारे सेवक हैं। उनको हम बताएंगे कि देखो ये मालिक की इच्छा है, इसको आप क्रियान्वित करिए। हम प्रशासन को भगाएंगे थोड़े भाई। अब देखो पीएम, प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं मैं भारत का सेवक हूँ। जब प्रधानमंत्री सेवक है, डीएम साहब तो सेवक ही है, तो डीएम साहब, एसडीएम साहब को हम भगाएंगे नहीं। हम क्या कहेंगे कि भाई गाँव के लोगों की इच्छा ये है, ये काम आप करिए। आप हमें बताइए मत हमें क्या काम करना है, आदेश मत दीजिए। अब बताइए, नया शासन आ गया दोस्तों, आदेश नहीं देना है कि आप हमें ये बताइए। लोकतंत्र है, इसमें जनता जनार्दन बताइए क्या करना है, जनता जनार्दन बताइए क्या करना है। इससे गांव का शासन इस तरीके से आगे बढ़ेगा। और फिर इसके दूसरा पंचायत का स्तर क्या होगा? खंड पंचायत, ब्लॉक पंचायत। इसलिए आप याद रखो दोस्तों, शक्तियां ऊपर से नीचे नहीं, ये तो प्रशासनिक ढांचा पहले से हमारा है, शक्तियां ऊपर से नीचे आती हैं। और इसलिए ऊपर से नीचे आती है तो आम आदमी की आवश्यकता वो समझ नहीं पाते, जमीन पे लगा नहीं पाते, बस वही हवाई बातें हो जाती हैं, सारी योजनाएं कागज पे चलती रहती हैं। इससे यहाँ पे क्या है, ग्राम पंचायत बचाएगी, फिर खंड पंचायत होगा, और खंड पंचायत के ऊपर जनपद पंचायत होगा। ये 3 स्तर की पंचायतों की बात 73rd अमेंडमेंट में की गई। अब संविधान में लिखा गया है, अब चूंकि सवाल ये है, इस संविधान में सब कुछ नहीं लिखा गया है, क्योंकि पंचायती राज राज्यसूची का विषय है। यानी हमारे यहाँ पंचायती राज के सब राज्यों के अधिनियम अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम अलग है। 73rd अमेंडमेंट में केवल मूल बात लिख दी गई। 73rd अमेंडमेंट की ये विशेषता है। 73rd अमेंडमेंट में ये थोड़ी कहा गया है कि पूरा बात कर दी गई है, बाकी राज्यों को शक्ति दे दी गई है कि राज्य अपने हिसाब से पंचायती राज में थोड़े बड़े बदलाव कर लेंगे। कैसे? क्योंकि अगर आप मुझसे ये पूछेंगे, सर ये बताओ ग्राम सभा की कितनी बैठकें होती हैं, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। इसका बिहार अलग कानून बनाएगा, उत्तर प्रदेश अलग कानून बनाएगा, कर्नाटका में अलग हो, केरला में अलग होगा कि पंचायतों को भंग कैसे किया जाएगा। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में केवल ये है कि ग्राम पंचायत का निर्वाचन विधानमंडल के द्वारा तय किया जाएगा। इसलिए आप देखोगे, बार बार आप देखोगे 73वें संविधान संशोधन में एक बात लिखेगी, जैसा राज्य विधानमंडल के द्वारा तय किया जाए। तो जब राज्य विधानमंडल के द्वारा तय किया जाएगा तो राज्य विधानमंडल का अधिनियम फिर आप देखना पड़ेगा। इसे 73rd में मूल बातें लिखी गई है। और अगर आप आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं तो राज्यों से आपका मतलब नहीं होना चाहिए, ये राज्य बिहार ने क्या लिखा, यूपी ने, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, इससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेट एग्जाम भी देना चाहते हैं तो अपने अपने स्टेट के विशेष प्रावधान को देख लीजिए थोड़ा बहुत। तो अब आप देखोगे खंड पंचायत, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का सामान्यतः सीधा निर्वाचन होता है, यानी ग्राम प्रधान का सीधा निर्वाचन होता है। यद्यपि संविधान में लिखा गया है कि जैसा राज्य विधानमंडल तय करे। खंड पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन आम जनता करती है, जिसे कहते हैं बीडीसी,
ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर और जनपद पंचायत के सदस्यों का भी निर्वाचन आम जनता करती है, जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, डीसी। तो सरपंच का निर्वाचन आम जनता करती है, लेकिन संविधान के हिसाब से देखा जाए उसमें लिखा गया है जैसा राज्य विधानमंडल तय करे। ज़्यादातर राज्य विधानमंडल ने यही तय किया है कि सरपंच का निर्वाचन सीधे आम जनता के द्वारा होगा। और सरपंच क्या है? ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर। ग्राम सभा क्या है? विधायिका। ग्राम पंचायत क्या है? कार्यपालिका। इसे आप देखेंगे अनेक ग्राम सभाएं बनाकर, 2-3 ग्राम सभा बनाकर ग्राम पंचायत बनती है। खंड पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन, बात ध्यान रखने, सदस्यों का निर्वाचन आम जनता करेगी, हम आप करेंगे। इसे सामान्यतः जब आप पंचायती राज में वोट देने जाते हैं तो व्यक्ति 3 वोट देता है। एक तो ग्राम प्रधान के लिए, दूसरा बीडीसी के लिए, खंड विकास के सदस्य के लिए, और तीसरा जनपद सदस्य के लिए या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए। तो 3 वोट हम देते हैं। लेकिन अब जनपद पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा? अब बीडीसी का यानी खंड पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा? इसका निर्वाचन आम जनता नहीं करती, इसका निर्वाचन सदस्य करते हैं। बात ध्यान में रखने की है। यानी खंड पंचायत के अध्यक्ष और जनपद पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, परोक्ष होता है। इनका निर्वाचन आम जनता नहीं करती, बाकी सदस्यों का निर्वाचन आम जनता करती है। अब देखो से हुआ क्या, और पंचायती राज ने कितना बड़ा बदलाव ला दिया दोस्तों। आप देख चुके हो। आप देखिए, इसी पंचायती राज को संसदीय शासन, संघात्मक शासन पढ़ने के बाद ज़्यादा उपयोगी होता है। अरे दोस्तों, जरा सोच के देखो, हमारे यहाँ लोकसभा में आज भी 543 सांसद है और जनसंख्या 140 करोड़ हो रही है। तो ये तो बड़ी बेमानी बात है दोस्तों। 140 करोड़ जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन 543 सांसद कहाँ से करेंगे? लेकिन अब जरा सोचो, एक जनपद में हजारों पंचायत के सदस्य आ गए। तो भाई असली विकेंद्रीकरण तो पंचायत ने किया है। इसे जरा सोच के देखिए दोस्तों, अभी तक हमारे यहाँ आज़ादी के बाद केवल एक ही संसद थी, जो पूरी दिल्ली में एक थी। पूरे हिंदुस्तान की एक संसद है। तमिलनाडु का व्यक्ति, केरला का व्यक्ति कहाँ के उसको देख रहा है संसद क्या है। अरे दोस्तों, कभी पढ़े लिखे लोगों से पूछ रहे हैं कितने लोग संसद में जाकर कार्यवाही देखते हैं। लेकिन अब पंचायती राज ने क्या दिया, हर गांव-गांव में संसद बना दिया। इसे यकीन मानो, पंचायती राज के आने से लगभग 30 लाख जनता के प्रतिनिधि शासन भागीदारी कर रहे हैं। नहीं तो हमारे सांसदों विधायकों की संख्या अगर जोड़ दी जाए तो दोस्तों 5000 से भी नीचे है। 5000 सांसद विधायक मिलकर पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और कहा पंचायतों के आने के बाद 30 लाख रिप्रेजेंटेटिव आए, उसमें हर ग्राम सभा को सीधे अधिकार दे दिया गया। ये ज़्यादा लोकतंत्र है, ये अगला लोकतंत्र था। इसे बहुत ध्यान सुनने की बात है। पंचायती राज ने क्या किया, ग्रास रूट डेमोक्रेसी बना दी। पंचायती राज ने आधारभूत लोकतंत्र बना दिया। ध्यान देने की बात है। पंचायती राज ने क्या किया, आधारभूत लोकतंत्र का मतलब है दोस्तों, आप कहते हैं जमीनी आदमी है। अरे लोकतंत्र भाई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अब दिल्ली में नई पार्लियामेंट बन रही है, हिंदुस्तान में कितने लोग देख पाएंगे नई पार्लियामेंट? इन गांव-गांव में पार्लियामेंट पंचायती राज ने बना दिया। वहाँ गांव का आदमी बैठ रहा है। अच्छा, अगर दिल्ली में पार्लियामेंट देखने को आ भी जाए तो उसमें भी प्रक्रिया है, आधे घंटे आप देख पाएंगे, उसमें आपको कोई भागीदारी है ही नहीं है। इसे दोस्तों लोकसभा विधानसभा के चुनाव में तो हम केवल मतदाता के रूप में काम करते हैं। गए, वोट दे दिया और पता चला कि 5 साल के बाद न हमारे पास विधायक आया न सांसद आया। लेकिन खास बात है, पंचायती राज ने क्या किया कि आम जनता मतदाता नहीं है। अब तो आम जनता योजनाओं के बारे में निर्णय करेगी, विकास के बारे में योजना बनाएगी। यानी अब हम दोस्तों, ये नहीं है कि मैच हो रहा है और हम दर्शक दीर्घा में हैं। मैच में खिलाड़ी होना ज़्यादा जरूरी है। पंचायती राज ने हमें खिलाड़ी बना दिया। इसके पहले संसद इसलिए आप देखोगे गांव में अगर आदमी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है किसी चुनाव में, पंचायत के चुनाव में। और ये बात याद रखिए दोस्तों, पंचायत के चुनाव में पार्टी का महत्व नहीं होता। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में सांसद बन जाना आसान है, विधायक बन जाना आसान है, पंचायत का चुनाव जीतना बहुत कठिन है। क्योंकि पंचायत का चुनाव पार्टी सिस्टम पे नहीं होता।
पंचायत में वही आदमी जीत पाता है जिससे गांव के लोग जानते हों, जो ग्रामीण जनता का समर्थन अर्जित कर सकता हो। तो जरा सोचिए कितना बड़ा रेवोल्यूशन पंचायती राज ने पैदा कर दिया। क्यों? यही तो आधारभूत लोकतंत्र है। यानी जमीनी आदमी, जब आप कहते हैं जमीनी आदमी, इसका गांव में रहने वाला आदमी जो गांव की समस्या को जानता हो। अब पता चला शहर से आदमी गया और उसने पूछा कि चीनी का पौधा कहाँ बोया जाता है। अरे भाई, चीनी का पौधा थोड़ी होता है, गन्ना होता है। अभी जमीनी आदमी नहीं, इसको ना गांव पता है, ना चीनी पता है, ना नीम का पेड़ पता है, तो गांव की समस्या क्या समझेगा। इसीलिए गांव का आदमी ही गांव की समस्या। अब कैम्ब्रिज चले जाइए पढ़ने, ऑक्सफोर्ड चले जाइए। अरे भाई, हिंदुस्तान का भी गांव का विकास करना है और कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड का सिद्धांत यहाँ ला रहे हो, वो नहीं चलेगा। इसलिए पंचायती राज ने क्या किया, 30 लाख रिप्रेजेंटेटिव को आगे बढ़ा दिया। एक एक गांव में एक एक संसद बना दी। अब गांव के लोग बैठेंगे, ये तय करेंगे कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना किसके पास जानी चाहिए, हैंडपंप किसको आवंटित किया जाए, मनरेगा का फायदा किसको होना चाहिए। अगर सोच के देखिए, पहली बार दोस्तों अगर आपने देखा होगा, गांव में कुएं खुद रहे हैं पंचायती राज के कारण। गांव में पगडंडी बन रही है पंचायती राज के कारण। गांव में अब प्रकाश की व्यवस्था हो रही है पंचायती राज के कारण। कितना बड़ा चेंज आया। हम ये नहीं करेंगे समस्या, दोस्तों समस्याएं तो समस्याएं को बता भी देंगे, पहले में उसका सकारात्मक बहुत देखना चाहिए। क्या पंचायती राज ने क्या क्रांति पैदा की, जरा ये तो देखिए। अब खंड पंचायत, जनपद पंचायत, इसका मतलब है अब ग्राम पंचायत योजना बनाकर खंड पंचायत के पास भेजेगी, खंड पंचायत योजना बनाकर जनपद पंचायत के पास भेजेगी, अब जनपद पंचायती से राज्य को देगी। इसलिए गांव की इच्छा से शासन चलेगा, गांव की इच्छा से विकास होगा। यही तो है पंचायती राज का मूल विजन, यही तो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसलिए आप देखो दोस्तों, इसका मतलब है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण तो हमारे पहले से था, और जब तक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नहीं होगा, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज की डेट में अब जब जनपद पंचायत का अध्यक्ष ये जनता का निर्वाचित व्यक्ति है, तो भाई जब जनता के निर्वाचित व्यक्तियों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो प्रशासन भी तो उन जनता की इच्छा के हिसाब से संचालित होगा। तो प्रशासन जनता के हिसाब से ही संचालित होगा। ऐसा नहीं है कि प्रशासन जनता की इच्छा के हिसाब से संचालित ना हो। ये बात बड़ी ध्यान देने की है। इसलिए अब आप देखोगे कि अगर अब होता क्या है गांव में, देखो कभी क्या हो रहा है कि गांव में कैसे शासन बदल गया पंचायती राज के आने के बाद। अब देखो, हमारे यहाँ गांव का ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान, सरपंच, मुखिया जो भी कह लो, ग्राम प्रधान, और एक है भाई ये तो निर्वाचित व्यक्ति है, आम जनता को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा है ब्लॉक यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, VDO, ग्राम विकास अधिकारी, ये प्रशासनिक अधिकारी है। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इन दोनों का ज्वाइंट अकाउंट होता है और जितना पैसा आएगा इनके अकाउंट में आएगा। और उसके बाद पंचायती राज के आने के बाद एक है DPRO, जनपद पंचायती राज अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अब पहले क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज अधिकारी। पहले तो दोस्तों केवल DM साहब सारी बात देखते थे। इसका मतलब पंचायती राज के द्वारा एक जनपद पंचायती राज अधिकारी है, गांव में ग्राम विकास अधिकारी बन गया। तो हमने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण भी किया, और अब ये सब अधिकारी निर्वाचित जनता के प्रतिनिधियों के निर्देश के हिसाब से काम करेंगे। हाँ, अब थोड़ा ये आप कह सकते हो कि दोस्तों थोड़ा सा विकेंद्रीकरण में समस्या कहाँ है। विकेंद्रीकरण में समस्या कहाँ है? समस्या भी क्योंकि 29 विषय, क्योंकि आप याद रखो दोस्तों पंचायती राज राजसूची का विषय है, इसलिए 243G में ये कहा गया कि पंचायतों को 29 विषय मिलेंगे, लेकिन ये 29 विषय देना न देना राज्यों की जिम्मेदारी है। ये थोड़ा लफड़ा है, और हकीकत की बात ये है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस 73वें संविधान संशोधन सारी समस्या हल हो गई है, समस्याएं थोड़ी हैं, क्योंकि अब ये 29 विषय तो राज्य देने को तैयार ही नहीं है। हाँ, केरल जैसे राज्य ने सारा 29 विषय दे दिया है। अच्छा, दूसरी बात, अगर राज्य 29 विषय दे भी दे तो एक समस्या है, पंचायतों के पास संसाधन नहीं है। आप याद रखो, ठीक है पंचायतों को कह दिया गया कि भाई अब सारी गांव का विकास कर लो,
तो गांव के विकास करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। और हकीकत की बात है, पैसे के लिए आज भी पंचायतें राज्य स्तर पर संघ पे निर्भर हैं। और दोस्तों जानते हो, वित्तीय स्वायत्तता के बिना मामला गड़बड़ होता है। और एक हकीकत की बात ये भी है कि दोस्तों अभी भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसमें पंचायतों का नियंत्रण नहीं है। एक बात आप याद रखो, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं तभी आपके निर्देश में काम करेंगे जब उनका ट्रांसफर आप कर सकते हो, जब उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हो। गांव में 2 अधिकारी काम करता है, एक लेखपाल है, एक बीडीओ है। ग्राम विकास अधिकारी सारे विकास की रूपरेखा तय करेगा, लेखपाल भूमि प्रबंध करेगा, लेकिन ग्राम प्रधान अगर चाहे तो न तो बीडीओ को हटा सकता है न लेखपाल को हटा सकता है। जबकि दोस्तों ऐसा होना नहीं चाहिए। अरे प्रधानमंत्री चाहे तो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटा सकता है। अगर प्रधानमंत्री अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटा सकता है, मुख्यमंत्री अपने मुख्य सचिव को हटा सकता है, तो भाई यहाँ पे ग्राम प्रधान को ये शक्ति क्यों नहीं दी गई है? इसका मतलब थोड़ा सा दोस्तों दिक्कत है। और दिक्कत मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ दिक्कत नहीं है, दिक्कत है। दिक्कत किसकी है? पहला, ग्राम पंचायतों को पूरे के पूरे कार्य नहीं मिले हैं, 29 विषय नहीं मिल पा रहे हैं, पहली प्रॉब्लम। दूसरा क्या है? वित्त की प्रॉब्लम, फाइनेंस। अरे भाई जब कार्य तो दे दिया, पैसा ही नहीं है। पंचायतों के पास पैसा वही है जो राज्य और संघ देते हैं। तीसरा क्या है? पदाधिकारी, फंक्शनरी। तीसरी समस्या क्या है? पदाधिकारी, ये समस्या है। और चौथी, आजकल आप देखोगे दोस्तों टेक्नोलॉजी की भी समस्या है। गांव में इंटरनेट है ही नहीं है। फंक्शनलिटी, अरे गांव में इंटरनेट है ही नहीं है, तो अब सवाल है कि स्कीम कैसी आएगी, डिजिटल गवर्नमेंट कैसे होगा, गांव के बारे में योजनाओं कैसे पता चलेगा, इसमें भी समस्या आती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ समस्याएं खत्म हो गई हैं, लेकिन पंचायती राज अपने आप में रेवोल्यूशन पैदा कर रहा है। क्योंकि आप देखो, पदाधिकारी का मतलब है IAS IPS, ये IAS होता है, PCS होता है, इस पर राज्य सेवा का अधिकारी का नियंत्रण है, राज्य सरकार का। इसलिए अधिकारी तो पंचायत के सुनते नहीं, कि उनको पता है न ट्रांसफर कर पाएंगे न हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाएंगे। और कई जगह तो पंचायती भवन ही नहीं बना हुआ, पता है सरपंच अपने घर में ही सारी मीटिंग कर रहा है। तो अपने घर में ही सारी मीटिंग करेगा तो आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ उनके खिलाफ आवाज उठाएगा? दिक्कत है दोस्तों, लेकिन फिर भी उम्मीद बड़ी है। यानी समस्याएं कम है, उपलब्धियां ज़्यादा है। देखिए किसी समस्या में ऐसा नहीं कि खामी नहीं है, उपलब्धियां ज़्यादा है। लेकिन पंचायती राज ने और क्या किया दोस्तों, आगे बात बताएंगे कल। आज के लिए इतना है, नमस्कार।